Good morning, students. Myself Deepankar Jalotria, Assistant Professor English, Government College, Kelwada, Bara. Or today's topic is also an elegy written in a country churchyard. तो दोस्तों, पहले अपन ने देखा पिछली स्लाइड्स के अंदर कि किस तरीके से ग्रे ने अपनी एलेजी के अंदर दो स्टेंजाज के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है देहाती एरिया का, शाम के समय में किस तरीके का एटमॉस्फेयर वहाँ पे दिखाई देता है। तो आज हम आगे के जो स्टेंजाज हैं उनको कवर करेंगे जितने भी हो पाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेंजा है अपना तीसरा, सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन of such as wandering near the secret bower molest her ancient solitary wren. Save that from yonder मतलब यह है कि जो आईवी मेंटल टावर है, जो टावर है किससे घिरी हुई है, आईवी प्लांट से कवर्ड है। तो उसके अलावा वहाँ पे क्या था, दूर से जो दिखाई दे रहा था, द मोपिंग ऑवल। मोपिंग आउल का मतलब होता है कंप्लेनिंग आउल, जो एक दुखी आत्मा था। आउल का मतलब उल्लू, दुखी उल्लू। डज टू द मून कंप्लेन, वो मून से शिकायत कर रहा है। ऑफ सच एज वांडरिंग नियर द सीक्रेट बोवर, जो उसके सीक्रेट बोवर यानी जो गुप्त कुंज है, एकाकी सोलेटरी रैन है, उसका साम्राज्य है, उसको भंग करने वाले जो पास से गुजरने वाले पासरबाई हैं उनके बारे में अपने प्रेमी चंद्रमा से शिकायत कर रहा है। यहाँ पे उल्लू एक फीमेल रूप में दिखाया गया है, क्योंकि एंशियंट माइथोलॉजी के अनुसार जो मून है उल्लू का क्या माना जाता है, लवर माना जाता है। तो वह अपने प्रेमी से शिकायत कर रहा है, जो उसके नज़दीक होकर के उस आईवी मेंटल टावर के पास से गुजर रहे हैं और उसके जो एकाकीपन को भंग कर रहे हैं। मोलेस्ट हर एंशियंट सोलेटरी रैन, मोलेस्ट का मतलब होता है भंग करना, हर एंशियंट सोलेटरी रैन, उसकी जो एकाकीपन का साम्राज्य है उसको। हर यहाँ पे जो यूज किया है कवि ने, तो ये पर्सोनिफिकेशन का यूज है, मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पे जो उल्लू है उसको मानव का रूप प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, आगे है, बिनीथ दोज रगड़ एल्म्स। एल्म एक पेड़ होता है, रगड़ का मतलब हार्ड, सख्त, बिनीथ का मतलब नीचे। तो एम के जो वृक्ष हैं उनके नीचे, दैट यू ट्री सेड, और यू नाम का भी एक वृक्ष होता है, ट्री होता है, उसकी छाया में। वेयर ही यूज द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, तो आउटसाइड ऑफ द चर्च का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है, जहाँ पे जो रस्टिक पुअर फोर फादर्स है उनकी ग्रेव्स है, क्योंकि वो गरीब थे, इस कारण से उनकी जो कब्रिस्तान बनाए गए थे वो चर्च के बाहर थे, और अंदर की तरफ जो रिच पर्सन थे उनकी ग्रेवयार्ड हुआ करती थी। तो इनकी कोई केयर नहीं की गई, साल संभाल नहीं की गई थी। तो बाहर का डिस्क्रिप्शन दिया है, वेयर ही यूज द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, तो बहुत सारे ढेर हो गए थे। कहने का मतलब है जो लैंड थी, भूमि के ऊपर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे सरफेस बन गए थे, सतह बन गई थी उठी हुई। ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर एवर लैंड, तो जो ग्रामीण परिवेश के अंदर जो गरीब लोग थे, जो अपने जीवन को त्याग चुके थे, वो अपनी छोटी सी नैरो सेल के अंदर, छोटी सी कब्र के अंदर हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए थे। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड फोर फादर्स का मतलब होता है जो पूर्वज थे ग्राम में लोगों के, हैमलेट का मतलब एक छोटा सा टाउन, उनके फोर फादर्स हमेशा हमेशा एक लंबी नींद के अंदर, चिर निद्रा के अंदर लेटे हुए थे। आगे, द ब्रीजी कॉल of incense breathing moan, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them for their lovely bed.
तो अगर इसकी राइमिंग स्कीम की अगर बात की जाए तो इसकी राइमिंग स्कीम बैठ रही है 4 लाइनों का एक स्टेंजा देखें तो ए बी ए बी करके है। और इसमें इयम्बिक पेंटामीटर मीट्री का अगर इस्तेमाल की बात करें तो इयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल कवि ने इन लाइंस के अंदर किया है, इस कविता में किया है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉन, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो मर चुके हैं, जो अपने जीवन को त्याग चुके हैं रस्टिक फॉर फादर्स, उनके लिए ना तो अब कोई ब्रीजी कॉल यानी सुबह की जो फ्रेग्रेंट हवा है, खुशबूदार हवा है, ताजगी भरी हवा है, ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग ऑन, जो सुबह सुबह चला करती है, जिसके कारण नींद खुल जाती है सुबह के समय में, तो उसको एंजॉय करने के लिए नहीं आ पाएंगे, यानी वो उनको वापस अपने जीवन में नहीं ला सकती। सुबह की ताज़ी हवा वो लौट करके उसका आनंद उठाने के लिए नहीं आ सकते, नहीं उस हवा को महसूस करके उठने के काबिल है सुबह। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड सैड, नहीं, स्वेलो का मतलब होता है एक अबाविल नाम का पक्षी होता है, ट्विटरिंग का मतलब उसकी चिरपिंग, चहचहाट, फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड सैड, जो पेड़ के ऊपर तिनकों का घोंसला उसने अपना घर बना रखा है, वहाँ से जब वो आवाज़ लगाता है सुबह, उसकी प्यारी सी आवाज़ इंसान को जगाने का काम करती थी, लेकिन अब वो कैसे जाग पाएंगे क्योंकि वो लोग मर चुके। द कोक्स श्रिल क्लेरियन, ना ही जो मुर्गे की सुबह सुबह की तेज बांग है, जिसको सुन कर के पुअर फोर फादर्स जब वो जीवित कंडीशन में थे, जीवित थे, तो उठ जाया करते थे उस बांग को सुन करके। और द इकोइंग हॉर्न, और इको का मतलब होता है तेज़ आवाज़ करने वाला जो हॉर्न है, उसकी आवाज़ सुन करके उठ जाया करते थे शिकारी के हॉर्न को, तो अब वो नहीं उठ पाएंगे इन चीज़ों से। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें, ना तो सुबह की ताजगी भरी हवा, ना ही आवाविल पक्षी की चहचहाट, और ना ही कोक की श्रिल क्लेरियन, और ना ही कोई हॉर्न उनको अपने उस ग्रेव से उठा सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ सेल बर्न, और busy housewife ply her evening care, no children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. For them no more the blazing hearth shall burn, तो इस स्टेंजा में कवि कहना चाह रहा है कि जब वो जीवित थे रस्टिक पुअर फोर फादर्स, तो उनके लिए क्या किया जाता था, हार्थ ब्लेज किया जाता था, यानी चूल्हा जलाया जाता था, क्योंकि उनके आगमन की भाई दिन भर का जो हार्ड लेबर है, परिश्रम है, कठोर मेहनत है, वो खेतों पे करके या अन्य कहीं पे कठोर मेहनत करके वो घर लौटेंगे, तो उनके लिए भी खाने दाने की व्यवस्था करने के लिए चूल्हा जलाया जाता था, तो केवल उनके लिए। तो अब ऐसा कोई चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि अब तो वो मर चुके, उसको एंजॉय करने के लिए वो लौट करके नहीं आ सकते। और बीजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, ना ही कोई हाउसवाइफ जो कि पत्नी है वो व्यस्त रहेगी इवनिंग केयर्स के अंदर। भाई सबको रहती है कि मतलब घर पे कमाने वाला है जब आता है या उसका पति आता है लौट करके, तो उनकी केयर में जुड़ जाती है लेडीज़ें, तो वो केयर नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि वो अब जीवित नहीं है, वो इन सुखों को भोगने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो अब उस ग्रेवयार्ड में बरी हो चुके, दफन किए जा चुके हैं। जब वो जीवित थे तो ये सारे कार्य किए जाते थे, चूल्हा भी जलाया जाता था, उनकी जो पत्नियां हैं उनकी केयर में मतलब सस्ती धसती थी या और कुछ नाश्ता पानी तैयार करती थी, शाम का खाना बनाती थी कि भाई आने वाले हैं लौट करके। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, और रही बात बच्चों की, तो ना ही कोई बच्चा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी लिस्पिंग वॉइस होती है, यानी बेबल करते हुए बोलते हैं, तुतलाहट होती है उनकी आवाज़ में, कहने का मतलब। तो वो दौड़ते हुए जाते थे जब वो शाम को घर लौटते थे। सायर्स का मतलब होता है उसका जो फादर है, घर लौट करके आता था तो तुतलाता हुआ था, मतलब अपने पिता के पास जाते थे।
और मम्मी को भी कहते थे कि पापा आ गए, पापा आ गए, और क्लाइम हिज नीज़। और जैसे ही वो उसके पिताजी घर पे लौटते थे दिन के कठोर मेहनत करने के बाद में, तो वो उनके घुटनों पे चढ़ जाते थे बच्चे। द एनविड किस टू शेयर, वो शाम के समय में जब लौटते थे तो उनको किस करने के लिए, शेयर करने के लिए उनके घुटनों पे चढ़ जाया करते थे। तो आज का अपना जो एलिजी का ये जितने भी स्टेंजाज हुए हैं वो ख़त्म हो गए आज के इस अध्याय में। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा जब भी तीसरा पार्ट, उसमें फिर से इसको स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि कई बार बता दिया कि लंबी पोएम है और इसमें थोड़ा सा 2-5 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें और इन के साथ मतलब अध्ययन करने का प्रयास करें। और कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, थैंक यू।